सब पे नजर अंदर की खबर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में आपने इलेक्शन लड़ा और उनकी क़यादत में ही मौसूफ ने 2 वज़ारतों के मज़े लिए। एक वज़ारत आपने संभाली मुशीर इत्तलाआत की, फिर आप वज़ीर रेलवे भी रहे और उसके बाद 97 में जब दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो आप फिर उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं। मैं समझता हूं कि जिस बात पे आज सारा ओवरसीज पाकिस्तानी खुश है कि नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक दिलाया और वो वोट में पार्टिसिपेट करना चाहते। इनको ये बताने की जरूरत नहीं जनाब वजीर आजम कि जब आप तशरीफ लाए स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी, रिजर्व में इजाफा किया, अफरात रिजर्व में कितनी कमी हुई, ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के दिलदादा हैं। इतना मंजा हुआ सियासतदान, इतना तजुर्बेकार सियासतदान जब कोई पेशनगोई करता है तो वो हकीकतन किसी दोस्त की तर्जुमानी कर रहा होता है। इमरान खान के साथ भी जो है वो ऐसा मामला मैनेज किया गया कि इमरान खान भी इस सारी कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं सकते और चीख चीख कर कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो इमरान खान को मशवरा देने वाला कौन था? एक सीट का वजीर हूं मैं तो बरमला एतराफ करता हूं। मैं इमरान खान को कहता हूं सुखी रह, दफा कर। इमरान खान का एक ही प्रॉब्लम है, अगर आज एनआरओ दे दे इस मुल्क में सारी तहरीकें ठुस हो जाए। ये अहम बात है और वही जिम्मेदार है जिसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गुमराह किया और गुमराह करने में शेख रशीद का अपना किरदार है। जिसे मैं वो वजीर हूं जिसने इमरान खान से पहले दिनों में की थी बात कि अपनी जान छुड़ाओ, इनको जाने दो। 25 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने यह बयान दिया। जो फैसला है कोर्ट के इंसाफ पे चला जाएगा कि कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो जिस शख्स की प्लेटें 134 रह गई हों तो उसको जब वो नवाज शरीफ की प्लेटें याद आती है तो कहता है यार बड़ा तमाशा कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर सच बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सच बोलकर उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो पाकिस्तान की मईशत को 2 तरफ से तबाह करने के जिम्मेदार हैं। कभी अपनी पेशन गोइयों की जानिब से तो कभी अपनी शोलाबाजियों की वजह से, कभी अपने बयानात की वजह से तो कभी अपने सियासी तजुर्बे की बिना पर कहते हैं कि पाकिस्तान में तबाही आने वाली है, पाकिस्तान में सियासी भूचाल आने वाला है। तो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, अगले कुछ दिन में ये होने वाला है, अगले 2 महीने में ये होने वाला है। कौन है वो जो इस तरह की पेशन गोइयां करता है? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। माय नेम इज शेख रशीद, नॉट शेख हफीज। पिंडी बॉय, लाल हवेली के करता धरता और फिर पेशन गोइयों और स्कैंडल्स के एक्सपर्ट जनाब शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद साहब की शोलाबाजियों की अगर बात की जाए तो यकीन नहीं आता कि इतना मंजा हुआ सियासतदान, इतना तजुर्बेकार सियासतदान जब कोई पेशन गोई करता है तो वो हकीकतन किसी दोस्त की तर्जुमानी कर रहा होता है या फिर वो तोता चश्मी जिसे कहते हैं कि तोते से फाल निकाल कर पेशन गोई की जाती है, वो पेशन गोई होती है। आज तक कौन सी ऐसी पेशन गोई शेख रशीद साहब की पूरी हुई है? ऐसे कौन से बयानात हैं जिनको देकर शेख रशीद साहब भूल जाते हैं और फिर दोबारा एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आते हैं और बताते हैं ये होना था और ये हो गया। शेख रशीद साहब की पेशन गोइयां और गलत तजुर्बे की बिना पर यह बात मुकम्मल तौर पर सामने आती है कि पाकिस्तान की मईशत को उनके अल्फाजों से, उनकी शोलाबाजियों से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो आपके सामने है। आप एक खबर देते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाती है, लोग सरमायाकार पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, लोग परेशान होते हैं और एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। पता शायद आपको भी कुछ नहीं। कभी आप फौज को बदनाम करने के लिए ऐसे बयानात देते हैं कि तासुर यह दिया जाता है कि जैसे शायद आप ISPR के होने के बावजूद आप तर्जुमानी कर रहे हैं पाक अफवाज की, जो कि आप गलत तौर पर तासुरियत दे रहे होते हैं। इस तासुर पर आज बात होगी अवाम के सामने और देखेंगे अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है। क्योंकि किसी को याद हो के ना हो पर हमें याद है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने की जब बात की जाती है तो नजर आता है कि शेख रशीद साहब जो आज चीख कर कभी मरियम नवाज, कभी एहसान इकबाल, कभी शाहिद खान अब्बासी तो कभी किसी और पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। लेकिन जानने वाले ये भूल गए कि जिम्मेदारान कौन थे, किस तरह नवाज शरीफ साहब गए। ये और बात, इस पर भी बात करूंगा।
बात करते हैं 1985 से सियासत में जन्म लेने वाले शेख रशीद साहब की, जिन्होंने 1984 में एक छोटा इलेक्शन लड़ा और उसके बाद 1985 में रुकन कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा। फिर आजकल जो तहरीक इंसाफ में शामिल हैं जनाब फखर इमाम साहब, जो उस वक्त उनकी पार्टी के सरबराह थे, उनकी क़यादत में खूब शोलाबाजी की और वही शोलाबाजी देखते देखते आप सियासत में आगे बढ़ते गए। शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि चंद लोग सियासत करते हैं, मुझे तजुर्बा है, वो तजुर्बा आपका जिस छतरी में पला गया, जिस छतरी के नीचे आपकी सियासत हुई, तो वो भी दुनिया के सामने ला के बताना चाहिए कि किस तरह सियासत होती रही, आप किसके दोस्त रहे, किस किस झंडे के नीचे आपने सियासत की है। ये एक अहम सवाल है कि आज दूसरों के गिरबानों पे हाथ डालने वाले खुद कितने लोगों के पास से होकर आए हैं और आज भी मौसूफ वजारत का जो मनसब है उसका लुत्फ अंदोज उसके साथ हो रहे हैं। बात करूं अगर 1990 से 93 की, तो साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में आपने इलेक्शन लड़ा और उनकी क़यादत में ही मौसूफ ने 2 वजारतों के मजे लिए। एक वजारत आपने संभाली मुशीर इत्तलाआत की, फिर आप वजीर रेलवे भी रहे और उसके बाद 97 में जब दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो आप फिर उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हीं की क़यादत के अंदर फिर मौसूफ वजारत अज़मा का मजा लूटते हैं। ऐसी और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि जिस बात पे आज सारा ओवरसीज पाकिस्तानी खुश है कि नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के हक दिलाया और वो वोट में पार्टिसिपेट करने का। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज ओवरसीज पाकिस्तान में जो आपको अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है, इसका कोई आपका मुखालिफ अंदाजा भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को तवाना, तरक्की, सेहतमंद, मजबूत और आपके इक़्तिदार को मजबूत तरीन देखना चाहते हैं। इनको ये एहसास है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में इकनॉमिक रिवाइवल चाहता है। इनको ये बताने की जरूरत नहीं जनाब वजीर आजम कि जब आप तशरीफ लाए स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी। इनको ये बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रात देख रहा था ये यहां से बैठ के जनाब हांगकांग और बैंकॉक कहां अपने रेट्स पूछ रहे थे, करेंसी की रेट्स क्या है। सो इनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज में आपने कितना रिजर्व में इजाफा किया, अफरात रिजर्व में कितनी कमी हुई। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के दिलदादा हैं और ये मेरी मिनिस्ट्री को मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले इनकी कोई ऐसी तरबियत नहीं थी, ये सिर्फ कॉलोनियों बनाने का इनका तजुर्बा था नाकाम। सियासत हम उस वक्त करते हैं जब आपकी क़यादत में अल्लाह ने आपके वर्कर्स को वो हिम्मत दी है कि वो मुखालिफ की आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत रखते हैं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने अगर हिम्मत दी, अगर अल्लाह ने तौफीक दी, तो हर बुरे और अड़े और कड़े वक्त में, धूप, साए, बारिश, तूफान, आंधी में आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो भाई जब आप उनके साथ 6 साल की एक अपनी दोस्ती निभाकर रुकन कौमी असेंबली इलेक्ट होते हैं, वजारतों के मनसब में रहते हैं, जब मजे लूटते हैं, तब आपको सियासी लीडरान बुरे नजर नहीं आते, तब आपको वो लोग बुरे नहीं लगते। जब आपको बेनजीर लाल हवेली में क्लाशनकोफ रखने की बिना पर आपको जेल भेज देती है तो उसके खिलाफ बयानात दिए जाते हैं, माफिया मांगी जाती हैं और फिर बात को आगे बढ़ाया जाता है। और जब आते हैं साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनके अदवार में आप अपने ही दोस्तों का तख्ता उलटवा देते हैं और फिर आप परवेज मुशर्रफ की छतरी के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं। और 2008 में जिस तरह आपको शिकस्त होती है तो उसके बाद आप दिलबर्दाश्ता होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जिनको कहने से पहले खुद सोचना पड़ता है कि किस बात की पेशन गोई आप करते हैं। जब आप वजारतों के मजे लेते रहें, जब आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहें, अपने हलके के लोगों को क्या किया है आपने अपने हलके के लोगों के लिए, ये एक अहम सवाल है। आज इस पर भी बात होगी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं। आप कौमी असेंबली में चले जाते हैं, आप अपोजिशन में चीख पुकार करते हैं और आप इमरान खान के गिर्द गहरा तंग करने के बाद 2018 के इंतखाबात में एक बार फिर इलेक्ट होते हैं और एक बार फिर आपको आपके लिए
वजीर रेलवे चुना जाता है। इमरान खान के साथ भी जो है वो ऐसा मामला मैनेज किया गया कि इमरान खान भी इस सारी कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं सका और इसमें शहबाज शरीफ का बड़ा रोल है। आपकी वजारत में कितने नुकसानात हुए, कितने हादसात हुए, आज तक कभी जिम्मेदार आपने खुद को बनाया? कभी आपने इंक्वायरीज की रिपोर्ट सामने लाए तो जवाब सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहता है। और फिर आप कहते हैं कि मेरे पास वो कुछ है कि अगर मैं खबर देना शुरू करूं तो शायद भूचाल आ जाएगा। यकीनन भूचाल आएगा। इस भूचाल की शुरुआत करते हैं आपकी एक बार फिर उन तमाम शोलाबाजियों से 2019 की जो आपने की, जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी की बातें की जा रही थी और चीख चीख कर कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो इमरान खान को मशवरा देने वाला कौन था? इमरान खान कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं इमरान खान से ये दरखास्त, और हाँ मैं एक सीट का वजीर हूँ, मैं तो बरमला एतराफ़ करता हूँ, मैं इमरान खान को कहता हूँ सुखी रह, दफा कर। इमरान खान का एक ही प्रॉब्लम है, अगर आज एनआरओ दे दे इस मुल्क में सारी तहरीकें ठुस हो जाए। ये अहम बात है और वही जिम्मेदार है जिसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गुमराह किया। उस गुमराह करने में शेख रशीद का अपना किरदार है, जिसे आज लोग भूल कर बैठे हैं और आज वो तनकीद करते हैं अदलिया के ऊपर कि अदलिया जिम्मेदार थी, अदलिया ने गारंटी ली थी। इमरान खान को किसने मशवरा दिया था? पहले आपको ये सुनाते हैं शेख रशीद का ये क्लिप जो तारीख तक याद रखा जाएगा। मैं वो वजीर हूँ जिसने इमरान खान से पहले दिनों में की थी बात कि अपनी जान छुड़ाओ, इनको जाने दो, इजी गवर्नमेंट करो, 4-6 आदमी हैं। 25 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने यह बयान दिया कि मैंने इमरान खान को कहा जाने दो इनको, जान छुड़ाओ इनसे। ये सियासत थी आपकी, ये पेशेंगोई थी आपकी, जो आज आप रो भी रहे हैं और हुकूमत को रुला रहे हैं और साथ उन लोगों को जो पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम है उसे भी आप रुला रहे हैं। सियासत को छोड़कर अब आप इस तरह की बातें करेंगे। उसके बाद आप बयान देते हैं सितंबर 22 को और आप कहते हैं कि ऐसी खबरें लाऊंगा कि जिससे पाकिस्तान की सियासत में जलजला आ जाएगा। और कौन सा जलजला शेख रशीद साहब आएगा? एक तरफ आप नवाज शरीफ साहब को दोस्त होने का सबूत देते हैं, 1990 से लेके 93 और फिर 97 से लेके आगे 99 तक आप वो वफादारियों का सबूत लौटाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अदलिया ने फैसले किए हैं। अदलिया के बारे में आपने बड़ी खूबसूरत बात की और आपने जिस तरह अपनी सियासी पंजे को गाड़ने के लिए क्या बयान दिया था आपने कि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते से हुकूमत को भी एक अच्छा फेस मिलेगा और एक नवाज शरीफ पार्टी को भी मिलेगा। पहले आपको ये भी याद करवाते हैं आपने क्या कहा था, ये जरा सुन लीजिए। इमरान खान का फॉलोअर किसी कीमत नहीं चाहता कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कोई रियायत बरती जाए। ये एक रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते में दोनों की बेहतरी है, हुकूमत की भी बेहतरी है और नवाज शरीफ साहब की भी बेहतरी है। कोई नवाज शरीफ को ये नहीं कहेगा कि डील करके जा रहे हैं, कोई हुकूमत को नहीं कहेगा कि ढील दी है या डील की है। और ये सारा जो फैसला है ये कोर्ट के इंसाफ पे चला जाएगा कि कोर्ट ने ये फैसला दिया है। ये तो वो बयानात हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 नवंबर 2019 गुज़िश्ता साल शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ से हुकूमत वसूल करना चाहती थी, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत से वसूल करना चाहते थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सारा मलबा हुकूमत पे पड़ता, इससे बेहतर था कि वो चले जाते। और अब कहते हैं वो वापस नहीं आएंगे, पूरा प्लान था। किसका प्लान था? किसने प्लान बनाया था? फिर आके बताएं। कई सारे लोग जो हैं वो ये तासर देने में कामयाब हो गए कि ये मरने जा रहा है और मत्थे लगेगा, हालांकि वो मरने जा नहीं रहा था। मीडिया को मैनेज करना जो है जी वो उन पे ख़त्म है। उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, हर चैनल पे उसकी प्लेटें गिर रही थी, हालांकि मेरी प्लेटें उससे कम थी इस बीमारी, यानी कि 100 प्लेट भी कोई चीज़ होती है जी। तो जिस शख्स की प्लेटें ही 134 रह गई हों तो उसको जब वो नवाज शरीफ की प्लेटें याद आती है तो कहता है यार बड़ा तमाशा कर गया सबके साथ। तो तमाशा तो उसने किया है। आप 10 सवाल मरियम नवाज से करते हैं, मुस्लिम लीग नून से करते हैं, इन सवालों के जवाब भी आप दें। उसामा बिन लादेन से जब डील की जा रही थी उस वक्त शेख रशीद कहां सो रहा था? क्या उस वक्त गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आज का इंतजार किया जा रहा था? सवालात तो शेख रशीद साहब आपने बहुत उठाए। आप कहते हैं कितनी मुलाकातें की, कितने चंदे वसूल किए। साथ आप कहते हैं कि अजमल कसाब का घर किस तरह मंजर आम पे आया, किस तरह भारत को निशानदेही की गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत को अजमल कसाब का डाटा फराहम किया। तो आप बताइए, आप तो नवाज शरीफ साहब के साथी थे, आपने तो उनकी हुकूमत में वक्त गुजारा है बतौर वजीर, बतौर मुशीर।
تو آپ کو کیسے نہیں پتا تو جو راز آج آپ کھول رہے ہیں تو غدار تو پھر کون لوگ ہیں؟ یہ کہنا آج بڑا عجیب لگتا ہے۔ کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ایک ایسا وقت آ گیا اس ملک میں سارے سیاستدان، بزرگ سیاستدان میرے سمیت 65 اور 70 کے درمیان ہیں۔ یہ سارے سیاستدان اس ملک میں جو ینگ سیاستدان ہیں وہ ان کی اپنی اولاد ہے، کوئی حفیظ امین کو یا دوسرے کو سیاستدان بننے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سارے بیمار ہیں، سارے سیاستدان 65 سے 70 سال کی عمر میں ہیں۔ کیا کہوں آپ کی منطق کا؟ آپ کہتے ہیں 5 دسمبر 2019 کو کہ نواز شریف حکومت کو گولی دے کر باہر چلے گئے۔ یہ گولی نواز شریف نے نہیں دی، یہ گولی عمران خان کے اپنے لوگوں نے عمران خان کو دی ہے۔ یہ گولی عدلیہ کو عمران خان کی کابینہ کے اپنے لوگوں نے دی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ 50% لوگ نواز شریف کو بھیجنے کے فیصلے میں نہیں خوش تھے، آپ اس میں شامل تھے جو خوش تھے۔ آپ نے نواز شریف کے باہر جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپ سارا ملبہ عدلیہ پر ڈال کر اب کہتے ہیں کہ یہ تو عدلیہ کی گارنٹی تھی، عدلیہ نے ڈیسیجن لیا تھا جس سے حکومت سیف اینڈ سیکیور ہے۔ اگر وہ وہاں رہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے وہاں بیٹھ کے؟ اگر وہ آ جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں میں ہمارے خلاف اختلاف ہے، ہمارے سے اعتراض ہے، لیکن لوگ ابھی ہم سے نفرت نہیں کر رہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور کرے گا۔ پھر سوالات کی بات کی جاتی ہے۔ شیخ رشید صاحب، میں نے آپ سے بار رابطہ کیا ہے کہ آپ سے یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب جان سکوں۔ شاید آپ کو وہ اینکرز پسند ہیں جو آپ کی مرضی کے سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ 23 کروڑ عوام چاہتی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دیں کہ آپ کی سیاست کتنی صاف ہے۔ آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا آج تک؟ لال حویلی کی اس حویلی میں بیٹھنے کے باوجود جس فارم ہاؤس پہ آپ رہتے ہیں، جو گھر آپ نے اپنے اثاث و جات میں ڈکلیئر کیا، جس کی بکنگ 4 کروڑ سے ہوتی ہے، وہ کس طرح آپ چھپا سکتے ہیں؟ جب اپنے پہ بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، اور جب بات دوسروں کے گریبان تک دی جائے تو چور اور ڈاکو کہا جاتا ہے۔ یہ اس پاکستان کی سیاست میں جس طرح کی گند ڈال کر افواج پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار شیخ رشید احمد صاحب ہیں۔ یہ کہنا، یہ بتانا ضروری اس لیے ہے تاکہ لوگ بیدار ہو جائے، قوم جاگے اور دیکھے کہ پنڈی بوائے جو پنڈی کا نام بدنام کر رہا ہے، جو کہ حلقہ N55 کا نام بدنام کر رہا ہے، وہ حقیقتاً کیا کر رہا ہے۔ ان سب پر مزید بات ہوگی آئندہ آنے والے پروگرام میں، اور کوشش کریں گے کہ شیخ رشید سے روبرو بات ہو اور ان تمام سوالوں کے جوابات دی جا سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔